खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 5 बज चुके हैं और खास प्रोग्राम 5 पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों पर आज इस प्रोग्राम में हमारी नजर रहेगी। योगा दिवस से लेकर बात उन तमाम खबरों तक करेंगे जो आपसे जुड़ी हैं, आपके मसाइल हैं, आपके मामलात हैं। हुकूमत के नोटिस में कुछ ऐसे मामलात जो इस प्रोग्राम के जरिए आते हैं। बात जम्मू के एक अहम अस्पताल की, एक बड़े इंस्टीट्यूशन की करेंगे जहां पर कुछ परेशानियां मरीजों को इस वक्त आ रही हैं। थोड़ी देर में डिटेल्स लेंगे। एक बार फिर से उस इलाके के अंदर जहां पर आर्मी की गाड़ी को टारगेट किया गया था, मिलिटेंट्स की तरफ से 5 जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी मुल्क की सलामती के लिए। वहां पर फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ है। क्या तफसीलात है थोड़ी देर में वो रखेंगे। और इसके अलावा आईबी के आसपास या सरहदी इलाकों में जहां पर अलर्ट के बावजूद कुछ एक इलाकों में सनसनी है, डिटेल्स क्या है वो आपको बताएंगे। और साथ ही एक ऐसे नौजवान की कहानी जो ना सिर्फ बोल सकता है, इसके अलावा ना यहीं उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती। 10वीं जमात के जब रिजल्ट्स आए, ना वो बोल सकता है ना वो समझ सकता है, लेकिन जिस तरीके से भी उसने किया, एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। 10वीं में शानदार नंबरात के साथ कामयाबी हासिल की। उस बच्चे की कहानी आपको दिखाएंगे सीधा तस्वीरों के साथ। लेकिन शुरुआत चूंकि फॉर्मेट के मुताबिक हमें करनी होती है और पहले वो 5 बड़ी खबरें आप तक पहुंचेंगी जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में, जिन पर आप ज्यादा बात करते हैं, आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं। तो टॉप 5 से शुरुआत करेंगे और पहली बात आज सबसे पहले टॉप 5 में योगा दिवस के हवाले से यानी आज के दिन की करेंगे, क्योंकि मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ, यूं कहे कि दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ साथ भारत के अंदर भी आज योगा डे मनाया गया। और इस मौके पर हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में लाखों लोगों ने एक साथ योगा किया, आसन किए और आज फिर से एक साथ या मुत्तहिद होने का पैगाम दिया गया। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रोग्राम हो और जम्मू कश्मीर के अंदर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज सरकारी और गैर सरकारी तौर पर बड़े प्रोग्राम किए गए। लोगों में जोश व खरोश देखा गया, जोश व जज्बे के साथ हिस्सा इन प्रोग्रामों में लिया। श्रीनगर और जम्मू के अंदर सबसे बड़े प्रोग्राम मुनक्किद हुए। श्रीनगर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने योगा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। जम्मू में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह तमाम लोगों से योगा का एहतमाम करने की अपील कर रहे थे। बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजियों और जिला हेडक्वार्टर्स पर योगा से मुतल्लिक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आज जम्मू के अंदर हुए, श्रीनगर के अंदर हुए। तो दूसरी जानिब राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा तक जिले सतह पर आज प्रोग्राम किए गए। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के समाजी कारकुनान जो हैं वो भी आज काफ़ी एक्टिव नजर आए। असातिज़ा, तलबा और दीगर तमाम लोग जो आज प्रोग्रामों का हिस्सा बने। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से कश्मीर सूबे के अंदर पैगाम दिया गया कि 9वीं बार इस बार बैनुल-अक़वामी सतह पर योगा डे मनाया जा रहा है और जिस्म और दिमाग को एक साथ हरकत में लाने का बेहतरीन और वाहिद तरीका योगा है। अद्वियात के बाद अगर कोई ऑप्शन आपके पास बचता है तो उनने सबसे गुजारिश की योगा को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं, मामूल बना दे, तनाव से पाक और सेहतमंद जिंदगी के लिए रोजाना का मामूल बनाए। इधर अक़वाम मुत्तहिदा पर, यूएन पर सबकी नजरें हैं। 5:30 बजे थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म यूएन के अंदर एक प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे बड़े प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम वो भी है जिस पर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के साथ साथ बाइडन की मुलाकात से पहले, डिनर से पहले एक और डिप्लोमेसी के तहत योगा दिवस पर एक शानदार प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म होंगे। तो ये तस्वीरें अलग अलग मकामात से पूरे जम्मू कश्मीर से और पूरे मुल्क के अंदर आज ये दिन मनाया गया। दूसरी खबर बात करेंगे ईद उल अज़हा के हवाले से। सिर्फ अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, या यूं आप कह सकते हैं कि 7 से 8 दिन बाकी बचे हैं। बड़े शहरों और कस्बों या देहात में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां कायम तो हुई, ताहम कुर्बानी के जानवरों के रेट्स अभी तक मुकर्रर नहीं हो सके। मवेशी मालिकान भीड़ बकरियां या इस वक्त 400 रुपए जिंदा फी किलो के हिसाब से या 500 साढ़े 500 के आसपास तो फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन अवामी हलकों में जबरदस्त नाराजगी है। और अगर नरकनामे सरकार की तरफ से इन लोगों के मुताबिक जारी किए जाते हैं तो फिर 1 साल के अंदर 200 का इजाफा कैसे? सरकार की खामोशी, इस पर सवाल जरूर उठता है। और ईद उल अज़हा की तकरीब सईद में अब सिर्फ कुछ दिन बाकी रह गए हैं। वादी के तूलो अर्ज में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां लगी हैं। जम्मू के अंदर भी ये सिलसिला चल रहा है, मुल्क के बाकी हिस्सों में भी चल रहा है, लेकिन अफसरान नामालूम वजूहात की बिना पर जवाब भी अभी तक देने से कासिर हैं। गोश्त या बॉयलर मुर्गों के सिलसिले में इससे पहले भी हुक्मनामा सादिर तो किया गया, लेकिन समझ से बालातर है। और लोग आज ये कह रहे हैं कुर्बानी के जानवरों के हवाले से नरकनामे तो जारी करने के लिए पहले दावे जरूर किए गए और शायद इसके बाद भी आप जुर्माना करते हुए सूबाई सतह पर लोगों को नजर आए, लेकिन मवेशी मालिकान जो इस वक्त कह रहे हैं या बुचर्स एसोसिएशन है, उनके मुताबिक सलाह मशवरे की बात तो दूर, इस वक्त रेट तक फिक्स नहीं किएगा और अपनी मर्जी से इस वक्त मार्केट्स के अंदर लोग चल रहे हैं। और जो ख्वाहिशमंद है कुर्बानी के जानवरों की इस वक्त जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, चाहे कश्मीर के अंदर हो, जम्मू प्रोविंस के अंदर हो, वो लोग सबसे ज्यादा मजबूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस रेट पर वो दे रहे हैं
उस पर वो लेने पर मजबूर है। कुर्बानी तो करनी है, लेकिन सरकार की तरफ से तय कोई रेट्स अभी तक सामने नहीं आए, जिसे लेकर नाराजगी का इजहार इनकी तरफ से श्रीनगर, जम्मू, सांबा से लेकर लखनपुर से लेकर कश्मीर सूबे तक और खिता पीर पंजाल और चिनाब वैली के अंदर भी इसी तरह की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। बता मुतलका जो हुक्मरान है, जिम्मेदारान है, उनके साथ राब्ता करने की कोशिश हमने की, लेकिन अभी तक किसी से राब्ता नहीं हो सका है। तीसरी खबर, आज बात जहां पर बिजली महकमे के आरजी मुलाजमीन भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतिजाज कर रहे थे, जम्मू के अंदर कल एक बड़ी हड़ताल के लिए कॉल दे दी गई है। जम्मू में पीएचई डेली वेजर जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, जहां पर 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया है, एहतिजाज चल रहे हैं। यूं तो आप अनऑफिशियली कह सकते हैं कि 3 साल हो गए, लेकिन सरकार को फिर मुतनब्बे किया गया कि जल्द अज जल्द उनकी नौकरियों को मुस्तकिल करने के लिए पॉलिसी मुरतब की जाए। बसूरत दीगर पूरी यूटी में बड़े पैमाने पर एहतिजाज शुरू होंगे। कल जम्मू के अंदर एक और प्रोटेस्ट यानी 22 तारीख को होगा। वजीर दाखिला अमित शाह 23 तारीख को जम्मू जा रहे हैं और उससे पहले एक बार फिर से हड़ताल की तैयारी कर ली गई है। और इस बीच जम्मू के अंदर, सांबा के अंदर जो हेडक्वार्टर्स पर एहतिजाज करने वाले मुलाजमीन हैं, वो एक जगह इकट्ठे होंगे और ये पीएचई के तमाम डेली वेजर्स हैं, जिनके मुताबिक 22 जून 2022 को एहतिजाज शुरू हुआ था और 22 जून 2023 को यानी कल इसे 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त तक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था 31 जुलाई से पहले सभी मांगों को पूरा किया जाए। वो डेडलाइन भी खत्म हो गई और उसके बाद अगस्त में एक और तारीख मुकर्रर की गई, अक्टूबर 15 एक और डेडलाइन फिक्स की गई, लेकिन वक्त गुजरता रहा, मुश्किलात अभी तक इनकी खत्म नहीं हुई। लेकिन अब ये तमाम मुलाजमीन कह रहे हैं कि अब उन्होंने फैसला कर लिया है पूरे जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, चूंकि उन्हें हिमायत मुकम्मल तौर पर तमाम तंजीमों के और जो मुलाजमीन है उनकी हासिल है, तो अब मुजाहिरीन के मुताबिक इनकी दरीना मांग पूरा कराने के लिए जब हुकूमत नाकाम साबित हुई है, बड़े पैमाने पर एहतिजाज वो शुरू करेंगे और वज़ीर दाखिला के दौरे से एक दिन पहले एक बार फिर से अपने मामलात के तई हुकूमत को बावर कराएंगे। कल एक बार फिर 1 साल मुकम्मल होने पर प्रोटेस्ट जम्मू के अंदर हो रहा है। ये तीसरी खबर थी। चौथी खबर टॉप 5 में, जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले दिनों बारिश तो हुई, लेकिन फिर से 2 दिन के अंदर गर्मी एक बार फिर से शदीद रुख इख्तियार करती जा रही है और हफ्ते से बारिशों का भी इम्कान है। मुतलका महकमे के तर्जुमान के मुताबिक 24 से 28 जून तक मौसम अबरालूद रह सकता है, जिस दौरान रुक रुक कर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश हो सकती है। लेकिन वादी में और जम्मू के अंदर 23 जून तक मौसम गर्म और मरतूब रहने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। इधर वादी के अंदर जहां दिन के दौरान शदीद गर्मी से लोग बेहाल नजर आए, वहीं बतदरीज इजाफे के साथ साथ शबाना दर्जा हरारत में भी मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है और श्रीनगर के अंदर कम से कम दर्जा हरारत जो कि इस वक्त 30 तक पहुंच रहा है। दैट मीन्स जो पिछले दिनों का रिकॉर्ड था वो टूटा है और कल का दिन भी काफी रिकॉर्ड लेवल पर जो सबसे ज्यादा गर्म दिनों में से एक दिन रहा है। मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत जा रहा है, जो अब तक सिर्फ आपको 19, 20, 22 के आसपास नजर आता था। वहीं सयाती मकाम गुलमर्ग में भी कम से कम दर्जा हरारत 13.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पर ठंडी हवाएं चल रहे हैं। मौसम हर 1 घंटे के बाद तब्दील होता है, इसके बावजूद भी मामूल से ज्यादा गर्मी है। इधर जम्मू के अंदर देखेंगे तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा है और ये भी रिकॉर्ड है। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा काजीगुंड में भी दर्जा हरारत जहां पर 20 के पार चला जा रहा है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पिछले दिनों गर्मी जब पड़ी थी तो बीच में बारिशों ने राहत तो जरूर दी थी, लेकिन 24 घंटे जो पिछले बीते हैं, लद्दाख से लेकर जम्मू सूबे तक गर्मी काफी ज्यादा है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग अब खाने पीने की जो ठंडी चीजें उनका सहारा तो लेना शुरू हो रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बच्चे गर्मी से बचने के लिए पानी में डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं और सयाती मकामात का लोग रुख पिछले दिनों ज्यादा कर रहे थे, वो तादाद थोड़ी सी कम आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है। बहरहाल 24 जून के बाद मौसम तब्दील फिर से हो सकता है, महकमा मौसमियात के मुताबिक, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तर्जुमान के मुताबिक। 5वीं खबर, एक और संगीन मसला जम्मू कश्मीर के अंदर, वो है आवारा कुत्ते। सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं पर आ रही है तो वो कश्मीर प्रोविंस के अंदर, और आदादोशुमार जो पिछले 1 साल के आए हैं, 1 अप्रैल से इस साल 31 मार्च तक वादी भर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सदर के जो अस्पताल के एंटी रेबिस क्लिनिक है, उनके मुताबिक कुत्तों के काटने के जो केसेस हैं वो 7000 के करीब पहुंच गए हैं। 6855 4912 सिर्फ शहर श्रीनगर में है। दैट मीन्स 5000 के आसपास केस सिर्फ श्रीनगर के अंदर है, जहां पर कई मरतबा सवालात के घेरे में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आई। इस साल या आइंदा 2 महीने जो है, अगर इसी तरह की सूरत हाल रहती है तो ये केसेस 7000 सिर्फ शहर के अंदर ही पार जो है वो तादाद या जो आदादोशुमार है वो सामने आ सकते हैं, ये पता चलता है। आदादोशुमार से भी पता चला कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 5469 अफराद को कुत्तों ने शिकार बनाया।
एसएमएचएस अस्पताल में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कुत्तों के काटने के कुल 4808 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक तकरीबन 7000 केसेस, अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक 6399, दैट मींस नियर अबाउट 64,000 केसेस। इसी तरीके से आप केसेस देखेंगे तो मार्च 2014 और 2015 में जो 5000 केसेस सिर्फ पूरी यूटी के अंदर या पूरी रियासत के अंदर थे उस वक्त, वो आज के वक्त में शहर श्रीनगर से इतने केसेस आ रहे हैं। और सदर अस्पताल के अंदर श्रीनगर में 2014 मार्च में सबसे ज्यादा जो इससे पहले रिकॉर्ड था, जो जिन लोगों को कुत्ते ने काटा था या कुत्तों ने शिकार बनाया था, 6041 ऐसे लोग थे। लेकिन वो तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए, केसेस टूट गए हैं और 10 वर्षों के अंदर सदर अस्पताल के एंटी रेबिस क्लिनिक में 57,339 केसेस रिपोर्ट हुए। और हैरानी की बात यह है कि 80% मामलात का ताल्लुक सिर्फ श्रीनगर शहर से है या मज़ाफाती डिस्ट्रिक्ट से है। पिछले 6 वर्षों में यानी 6 ईयर्स लास्ट आप देखेंगे तो आवारा कुत्तों के काटने के केसेस 37,467 वाकयात रोनमा हुए हैं और जिनमें सिर्फ आप देखेंगे तो 72% के आसपास जो केसेस हैं श्रीनगर के हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। महीने दर महीने, साल दर साल आदादोशुमार जारी कर दिए गए और 2009 का एक सर्वे बताता है कि कश्मीर प्रोविंस के अंदर 90,000 आवारा कुत्ते थे। 2023 में ये तादाद हो सकता है कि दुगनी हो गई हो, लेकिन ऑफिशियल इस पर स्टिक आएगा, ऑफिशियल आदादोशुमार आएंगे तो आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि असल मामलात कहां तक पहुंचे हैं और जो एंटी रेबिस सारा सिलसिला चलाने की या फिर कुत्तों को पकड़ने की और फिर यहां से कार्रवाई की बात जो मुतलका इदारों की तरफ से होती है, जिम्मेदारान की तरफ से होती है, उससे या उन कामों से अभी तक पॉजिटिविटी कितनी आई है, रिजल्ट्स कितने बेहतर हैं, वो भी साथ साथ आपके सामने जरूर रखेंगे जब मुकम्मल तफसीलात आएंगी। ये अब तक की सारी कहानी थी, अब तक की सारी बात थी और यहां से अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त बड़ी खबर है वो है जम्मू प्रोविंस के उस इलाके के अंदर जहां पर इससे पहले हमने आपको बताया था कि कार्रवाई तो हुई थी लेकिन 5 फौजी जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। और मेंढर के अंदर भाटा दूड़ियां का यह इलाका है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले फिर से इतलात हैं कि ऑपरेशन एक बार फिर चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका तौर पर इस इलाके के अंदर ऑपरेशन चलाई है। वही इलाका है जहां पर 20 अप्रैल की तारीख आपको याद होगी कि मिलिटेंट्स की तरफ से एक गाड़ी को निशाना बनाया गया था और उस वक्त यहां पर 5 फौजी जवानों की जब उस गाड़ी को टारगेट किया गया था तो जान चली गई थी। बड़ी खबर इस वक्त मेंढर सब डिवीजन के भाटा दूड़ियां इलाके में 2 मुश्तबे अफराद को देखा गया। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है, इलाके को मुहासरे में लिया गया है और आज सुबह सुबह जो इतलात आई कि मकामी लोगों ने 2 मुश्तबे अफराद को देखा, मकामी पुलिस चौकी पर इतला दी गई और सिक्योरिटी फोर्सेस को 2 लोगों के यहां पर देखने की नकलो हरकत की खबर मिली तो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर फौज ने इलाके को मुहासरे में लिया, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तफसीलात से यह भी पता चला कि भाटा दूड़ियां का इस इलाके के अंदर जो आखिरी इतलात मिली, ऑपरेशन तकरीबन 7-8 घंटों से चल रहा है। 20 अप्रैल एक बड़ी वारदात को यहां पर मिलिटेंटों ने अंजाम दिया था। उसके बाद कुछ तस्वीरें आई, कुछ भयानक वीडियोस सामने आए, 5 जवान शहीद हो गए थे। मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेज राजौरी और पुंछ के अंदर जहां पर मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशंस भी चला रहे थे, इस तरह की कार्रवाइयां अब तक चली थी। और ये आज की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इसके अलावा दीगर सिक्योरिटी इदारे हों, उन्होंने कार्रवाई अपनी शुरू की है और इस वक्त जो इतलात हैं कि यहां पर इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी खबर मेंढर सब डिवीजन से सर्च ऑपरेशन आखिरी इतलात मिलने तक चल रहा है और किसी के हालांकि गिरफ्तार करने की या किसी के पकड़ने की कोई इतला अभी तक मौसूल नहीं हुई है, लेकिन जरा ये भी बताते हैं कि इस इलाके के अंदर चंद लोगों की मौजूदगी की इतला थी। मकामी लोगों की तरफ से कुछ लोग देखे गए, मुश्तबे अफराद थे, सस्पेक्टेड थे, जिसके बाद इस कार्रवाई को यहां से आगे बढ़ाया गया। ताहिर अली के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त पुंछ से हमारे साथ है, मेंढर से। ताहिर, क्या डिटेल्स हैं? ऑपरेशन सुबह से चल रहा था, इस वक्त भी खबरें थी थोड़ी देर पहले कि ऑपरेशन अभी भी लास्ट अपडेट्स तक चल रहा था, क्या इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है? और जो इतलात सिक्योरिटी इदारों को, फोर्सेज को मिली थी वो क्या थी जिसके बाद इस ऑपरेशन को यहां दोबारा शुरू करना पड़ा? वहाँ के लोकल ने कुछ मजबूर हरकत देखी, उसके बाद उन्होंने वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके इतला दी कि हमने ऐसे कुछ मजबूर हरकत देखी। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसे गिरफ्तार लॉन्च किया। और आपको बता दें कि जो ये भाटा दूड़ियां है ये वही एरिया है जहाँ 2021 में भी एनकाउंटर हुआ था, जहाँ हमारे फौज के 4 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद 20 अप्रैल को भी जहाँ हमारी फौज के 5 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद अगर आपको बता दें कि वही एरिया है, इस एरिया के साथ जो बाकी एरिया पड़ते हैं, चाहे हम देहरादून की बात करें या फिर गंभीर पुलों की बात करें, वहां भी सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। लास्ट तक जो है बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी लॉन्च है।
इस इलाके के अंदर चूंकि पहले भी एक हमला हो चुका है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी हुई थी, क्या बीच में इन जब ये कार्रवाई चल रही थी, जब हम देख रहे थे कि ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस एरिया के अंदर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, कुछ फैमिलीज से पूछताछ हो रही थी, हिरासत में बहुत सारे लोग थे और कुछ लोगों को पुलिस कस्टडी में भी अदालत में पेश करने के बाद लिया गया था, वहां से कुछ ऐसे शवाहिद एजेंसियों को मिले थे? आपके सोर्सेज क्या बताते हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन यहां से आगे बढ़ा, या फिर ताजा नकलो हरकत के बाद ही सिर्फ पर्टिकुलरली आज के दिन के लिए ये ऑपरेशन चला है? जी आसिफ, आपको बता दूं कि 20 अप्रैल के बाद जो है ये बराबर ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो इसके आसपास के इलाके हो या बाटा दुनिया हो, संजौट हो, इस एरिया में 20 अप्रैल के बाद कंटिन्यू जो है वो ऑपरेशन चल रहा है और आज दिन तक चल रहा है। लेकिन जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आज सुबह के बाद यहाँ जो ही मशकूक हरकत दिखी, उसके बाद फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन लॉन्च किया। और वहीं आपको बता दें कि चाहे हम DKG की बात करें, वहाँ भी 2021 में हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। ये जितना एरिया है, सारे एरिया को मुआसरे में लेकर तलाशी अभियान वो चल रहा है। एक चीज और भी बताइएगा, क्योंकि दोनों एरियाज जो हैं पर्टिकुलरली हम जब देखते हैं इस एरिया को, ताहिर, वो इलाके वो हैं जो राजौरी पुंछ के साथ साथ मंजाकोट का एरिया भी यहाँ इसके साथ टकराता है। आज के वक्त में सिचुएशन ये है कि अगर एक जगह ऑपरेशन चले तो ट्रैफिक दोनों तरफ से हॉल्ट करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, चाहे वो सुरनकोट वाली साइड से हो या फिर BG वाली साइड से, फिर डाइवर्जन वाला रास्ता भी इख्तियार बीच में किया जाता है। इस तरह का कोई कदम आज उठाया गया, क्योंकि वाहिद रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है और पुंछ और राजौरी को कनेक्ट करता है या बॉर्डर एरियाज की तरफ जाता है, क्या ऑपरेशन के साथ साथ कोई इस तरह का है कि ट्रैफिक को रोका जाए? जी आसिफ, अभी तक तो ट्रैफिक जो है वो बहाल है। जो BG से सुरनकोट रोड जा रही है, वहाँ गाड़ी चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज का वहाँ बिल्कुल अलर्ट है। आने जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी की जा रही है, उन पर नजर रखी जा रही है। और अभी तक लास्ट इतला तक जो हमें मसूल हुई है, उस तक अभी ट्रैफिक बहाल। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अली, मेंढर से हमारे साथ थे। ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चल रहा है। और ये इंपॉर्टेंट रास्ता इसलिए क्योंकि ट्रैफिक के हवाले से इसलिए भी बात होती है, इन एरियाज के अंदर राजौरी और पुंछ के 2 अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन एक मेंढर से होकर जाता है और शॉर्टकट रास्ता वही है जहां पर ऑपरेशन एग्जैक्टली हो रहा है। लेकिन फिलहाल ट्रैफिक पर किसी भी तरीके से कोई इसका इंपैक्ट नहीं पड़ा है। साइड वाले जो जंगली एरिया, वहां पर ऑपरेशन जो लास्ट अपडेट्स हैं और इसकी तस्दीक भी हमारे नुमाइंदे कर रहे थे, वो इस वक्त चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात जरा एक और ऑपरेशन की करते हैं। ये ऑपरेशन सीमावर्ती इलाके के अंदर चला है, कठुआ जिले के अंदर, जहां पर हीरानगर सेक्टर में आज जिंदा मोटार शेल मिला है। हालांकि इलाके के अंदर कुछ देर तक हमने देखा सनसनी भी इस इलाके के अंदर फैली, लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। दीपक कुमार पुत्र चमन लाल, 55 साल इसकी बताया जाता है उम्र है, और यहां पर 55 mm का ही एक मोटार मिलने से इस सीमावर्ती इलाके के अंदर सनसनी फैल गई। दरअसल आज सुबह ये सीमावर्ती इलाका है जो कि बिल्कुल बॉर्डर से सटा और इंटरनेशनल बॉर्डर है। जो इनिशियल डिटेल्स आई थी तब ये पता चला कि इस इलाके के अंदर कार्रवाई अंजाम देनी पड़ी। उसके बाद BSF को इलाके के अंदर बुलाया गया, मकामी लोगों की तरफ से बताया गया, उनको भी जानकारी दी गई, साथ साथ मकामी पुलिस जो है उसको भी बुलाया गया। और कई बार मोटर शेल जो है सीमावर्ती इलाकों में मिले, लेकिन ये शेल जो था ये भी चूंकि जिंदा था, खतरा हो सकता था, काश्तकार आसपास सरगर्मियां अंजाम देते हैं। इसके बाद यहां पर इस सरहदी इलाके के अंदर आज 55 mm का मोटार शेल मिला, तो इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम यहां पर पहुंची, BDS को तलब किया गया और अब जाकर खबर यह है कि इस बम को नाकारा बना दिया गया है, डिफ्यूज कर दिया गया है बिना किसी नुकसान के। कठुआ के अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इनिशियल डिटेल्स थी ये कि इस इलाके के अंदर बम मिलने से सनसनी फैल गई थी, लेकिन चूंकि सरहदी इलाका है, कई पुराने शेल्स भी इन एरियाज के अंदर मिलते हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, लोग डरते भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि करीबी चौकी को या पुलिस थाने को फौरी तौर पर जानकारी दे दी जाती है, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई और ये तस्वीरें जब डिफ्यूज BDS की तरफ से इस सीमावर्ती इलाके के अंदर किया गया। ये कठुआ की खबर थी। अब आगे बढ़ेंगे, बात जम्मू की करेंगे, जहां पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू का सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है और आमतौर पर 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को जब आप देखते हैं तो मरीजों का काफी ज्यादा प्रेशर भी रहता है इन बड़े अस्पतालों पर। GMC के साथ बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन आज यहां पर कुछ दिक्कतें आई और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यहां पर जो RO प्लांट था वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर खराब हुआ है। इससे सीधी सी बात है कि जब प्लांट खराब होगा तो वो तमाम पेशेंट्स जो अलग अलग इलाकों से GMC या इससे एसोसिएटेड हॉस्पिटल या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुंचते हैं, डायलिसिस का जो यूनिट है वहां पर कामकाज मुतासिर होना है। और आज सर्विसेज कुछ वक्त के लिए बंद भी हुई और वो अचानक बंद करनी पड़ी डायलिसिस सर्विसेज, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट जो इस वक्त बाहर नहीं जाते, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आते हैं, उनको परेशानियां आती हैं। मरीज जो आखिरी इत्तलात हमें मिली अपने सूत्रों से,
कि इंतजामिया की तरफ से कोशिश तो जारी है, प्रशासन की तरफ से बहाली का काम जारी है, लेकिन मरीज परेशान है। जम्मू का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जहां पर नेफ्रोलॉजी विभाग के अंदर आरओ जो रिजर्व ऑस्मोसिस प्लांट है वो खराब होने की खबर आई, डायलिसिस सर्विसेज बंद हुई। और इससे सीधे तौर पर सिंपल सी बात समझ में आती है कि मरीज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से जम्मू पहुंचते हैं और इन लोगों को अब मजबूर होना पड़ेगा कि वो बाकी हॉस्पिटल्स में जाए जो निजी अस्पतालों का रुख करें। हालांकि आयुष्मान सहित बाकी जो स्कीमें हैं उसके तहत भी बहुत सारे लोगों को राहत मिलती है जो इस तरह की खतरनाक बीमारियों में फंसे हुए हैं या इस तरह से मुतासिर हैं, लेकिन सेवा प्रभावित होगी। जब तक बहाल हो तब तक लाखों मरीज या हजारों मरीज जो हैं इन अस्पतालों पर डिपेंड करते हैं। तो ये तो एक वाहिद बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर 18 मशीनें इस वक्त भी स्थापित की गई हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, संभाग के इस प्रोविंस के अंदर स्पेशली, जिसमें हमारी जानकारी के मुताबिक रोजाना 3 शिफ्टों में 35 से 40 मरीज डायलिसिस के लिए आते हैं और ये सिचुएशन यहां से आगे बढ़ती है। लेकिन ओवरऑल जब आप देखते हैं जीएमसी हो या जीएमसी अस्पताल के साथ बाकी जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है, अगर किसी को डायलिसिस की जरूरत है तो वो सीधा इसी हॉस्पिटल में लाया जाता है। मुश्किल से 6 से 7 डायलिसिस कुछ एक बताया जाता है कि एक एक करके 2-2 करके मरीजों को जब लाया जाए तो 6 से 7 हो पाते हैं। आमतौर पर 35 से 40 मरीज आते हैं। लेकिन अगर इस तरह की दिक्कत है, अगर आरओ प्लांट खराब हो, फौरी तौर पर ठीक ना हो, फिर दूसरा ऑप्शन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मरीजों के पास बचता है। और तीसरी बात यह कि उनको जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है वहां पर उनके लिए मुश्किलात होंगी। जिन मरीजों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डायलिसिस सेवा बंद होने की जानकारी नहीं है, उनकी हालत और भी खराब हो रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं, जराये से पता चला है। और सरकारी अस्पताल में सिर्फ डायलिसिस किट लानी पड़ती है, जबकि निजी अस्पताल में आप डायलिसिस के लिए जाएंगे तो काफी पैसे यहां पर खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह का प्रेशर या इस तरह का दबाव झेलना कई बार मुश्किल हो जाता है। और निजी अस्पताल में कई लोगों को मजबूरी है फिर इलाज ऐसी सिचुएशन में कराने, जो अभी भी अस्पतालों के बेड पर है। जम्मू से शिल्पा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हवाले से बात हो रही है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ऑफिशियली कंफर्मेशन हो पाई है कि हमारे जो सूत्र बता रहे थे कि डायलिसिस सेवा अचानक बंद करनी पड़ी थी क्योंकि मशीन यहां पर खराब हुई थी, आरओ प्लांट बंद हुआ था, उससे 1 दर्जन से अधिक जो मशीनें लगी हैं वो एकदम से बंद हो जाती है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, अब ठीक हो पाई हैं? आधिकारिक तौर पर क्या पुष्टि की गई है? जी, आपको बता दें कि लगभग 15 दिन हो चुके हैं इन मशीनों को बंद हुए, जिसको लेकर आम जनता जो है वो, मरीज की बात करें तो मरीज जो है वो काफी परेशानी से जूझ रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों को जो है पहले तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप एसएमजी हॉस्पिटल में जाइए या जीएमसी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर जाके आप डायलिसिस करवाइए। लेकिन वहां पर अगर मशीनों की बात करें तो बहुत ही कम मशीन जो है वो पाई जा रही है, यानी कि 2 से 3 के करीब इन मशीनों को पाया गया है। लेकिन वहां पर भी ज्यादा तौर पर मरीज जो है अपना इलाज जो है वो नहीं करवा पा रहे हैं, डायलिसिस जो है वो नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके लिए उनके पास ऑप्शन जो है, यानी कि उन्हें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो निजी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाइए, डायलिसिस करवाइए। और अभी तक बात करें तो अभी तक ये ठीक नहीं की गई है मशीनें। हालांकि हमने बात भी की इसको लेकर और उनका ये कहना है कि काम जो है वो जारी है, ठीक करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा जो है जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि ये मशीन जो है वो कब तक ठीक हो पाएंगी। यानी आधिकारिक तौर पर यह बता दिया गया है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में फिलहाल मशीनें खराब हैं। जी, आम जनता से जो मरीज वहां पर आ रही हैं उनसे साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो डायलिसिस यानी कि जो आरओ प्लांट है वो मशीन खराब हो चुकी है। आपको जो है यानी कि 2 ऑप्शन उनको दिए जा रहे हैं, आप एसएमजी हॉस्पिटल में जाए या तो जीएमसी हॉस्पिटल में जाए। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि आप निजी हॉस्पिटल में भी जाएं, क्योंकि जिस तरीके से हमने कुछ मरीजों से भी बातचीत की और उन मरीजों का भी कहना था कि ज्यादा जोर जो है वो निजी हॉस्पिटल को लेकर किया जा रहा है कि आप निजी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर आप डायलिसिस कीजिए। क्योंकि अगर इन मशीनों की बात करें तो लगभग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक इन मशीनों को जो है वो ठीक नहीं किया गया। हालांकि अब कितना और समय लगेगा ये जानकारी जो है वो आना अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कितना और समय लगेगा ये कहना मुश्किल है। है अगर डायलिसिस वाले पेशेंट है, थोड़ी सी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, अभी तो 3-4 घंटे बीत चुके हैं, इस तरह की जानकारी है, तो दूसरा ऑप्शन फिर क्या है? सरकारी अस्पताल में कहीं और ये ऑप्शन अवेलेबल है इन मरीजों के लिए? देखिए,
तरीके से इन्हें कहा जा रहा है कि आप एसएमजी हॉस्पिटल में जाइए, जीएमसी हॉस्पिटल में जाइए, लेकिन वहां पर अगर मशीनों की बात करें तो लगभग 2 से 3 मशीनें हैं, जो कि यानी कि अगर दिन के समय पेशेंट जो है, मरीज जो है वो अपना इलाज करवाता है, डायलिसिस करवाता है, तो उसे डायलिसिस करवाते करवाते रात बीत जाती है, यानी कि काफी समय लग जाता है। तो पेशेंट जो है वो काफी दर्द से गुजर रही है, उनकी पेन जो है वो इतनी ज्यादा है कि वो इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके पास ऑप्शन जो है वो यही बचा है कि अब वो निजी हॉस्पिटल में जाकर डायलिसिस करवाए, जब तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये ठीक नहीं हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। शिल्पा जम्मू से बता रही थी, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर परेशानियां हैं, ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है। और शिल्पा भी बता रही थी जम्मू से कि अभी भी मुश्किलात, और मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि यहां पर कोई दूसरा ऑप्शन शायद नहीं है। फिर वही हॉस्पिटल्स के आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाएं, वहां इलाज कराएं, और वहां पर पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। और यहाँ पर जो है 1-2 मरतबा सर्विसेज दिन में फ्री भी की जाती हैं, लेकिन पेशेंट्स की एक लंबी कतार है, जो ऐसी जानकारी। और जम्मू से कुछ फ़ोन कॉल्स भी मौसूल हुई। बहरहाल उम्मीद है कि शाम होते होते सर्विसेज जो है ठीक कर दी जाएंगी। और चूंकि 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड भी करते हैं, मशीनरी बाकी जगहों पर नहीं है, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा 10th क्लास के रिजल्ट्स की करते हैं। 10वीं में भी बहुत सारे बच्चों ने ज़बरदस्त कहानियां लिखी, लेकिन जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनमें एक तस्वीर ये है, और ये एक नायाब तस्वीर है। ये मूक बधिर है, मुजम्मिल शकील इसका नाम है। ये वो बच्चा है जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, लेकिन अपनी समझ से जो इसने किया है उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोग मुतासिर हुए हैं। मुजम्मिल शकील बारामूला के टंगमर्ग का रहने वाला है, और इस वक्त मुश्किलात ये थी कि कैसे उसको पढ़ाया जाए। अब आम एक स्कूल के अंदर इसने पढ़ा है, मोहम्मद मुजम्मिल शकील बेग, और जिस्मानी तौर ख़ास इस तालिब इल्म में, चूँकि शुमाली कश्मीर के कुंजर क्रालवत इलाके का है, 10th क्लास में बोर्ड इम्तिहान क्वालिफाई किया है, अच्छे नंबरात से ये कामयाब हुआ है मोहम्मदिया हाई स्कूल कुंजर में, जहाँ पर अभी तक ये पढ़ रहा था। खुसूसी तौर पर इसके टीचर्स को, ट्रेनर्स को, मेंटोर्स को ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इस बच्चे के साथ अच्छे से रब्ता किया, कनेक्ट उससे कर पाए, चीज़ों को समझ सके, किस वक्त क्या उसकी ज़रूरत है उसको समझ सके। और बिलाखिर जब पहली बार यूनिफॉर्म कैलेंडर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए था, पहली बार रिजल्ट सामने आए, 79.4% बच्चे पास हुए, उनमें मुजम्मिल का नाम भी है। मुजम्मिल, उसके पेरेंट्स और बाकी तमाम साथियों ने जो अपने अपने हिसाब से इस साथ बात करते हैं, इससे बात करने की कोशिश गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इशफाक डार ने की। तो प्रोग्राम के आखिर में आप तक ये पूरी कहानी इस बच्चे की, पहले जो इसके आसपास, जो इस माहौल में इस बच्चे की इस कामयाबी के इस सफ़र को लिखने में अभी तक कामयाब नज़र आए हैं, उन लोगों से बात की। और उसके बाद मुजम्मिल की भी कुछ बातें जो शायद समझ ना आए, लेकिन बहुत बड़ा पैगाम मुजम्मिल की कामयाबी देती है। प्रोग्राम के आखिर में ये डिटेल वाइज इंटरव्यू। कश्मीर की 10वीं जमात के नताइज का ऐलान हो चुका है, और बिल्कुल बारामूला की अगर बात करें, यहाँ निजी स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी बच्चों ने जो है इस बार बाजी मारी है। और वही आज हम आपको उस खबर से आगाह कराते हैं, और लोगों के कानों तक इस तरह की खबरें कम ही पहुंचती है। आज हम क्रालवट कुंजर में मौजूद हैं, और यहाँ पर मुजम्मिल शकील बेग एक ऐसा बच्चा है जिन्होंने अच्छे नंबरात लेकर मैट्रिकुलेशन का एग्जाम जो है पास किया है, क्योंकि ये एक ऐसा बच्चा है जो कौत समाज से महरूम है, लेकिन इसके हुनर की हम तारीफ करेंगे। सबसे पहले बात होगी कि इसकी तरबियत की, जो तरबियत उन्हें स्कूल से बचपन से, क्योंकि इनके लिए एक अच्छा अलग सा स्कूल होता है, इनका तालीमी निज़ाम जो है वो अलग स्कूल में होता है, लेकिन इसका तालीमी निज़ाम किस तरह से चला, तब जाके आज 10वीं जमात के इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर न सिर्फ सब डिवीजन गुलमर्ग का, बल्कि पूरे यहाँ पर हम कहेंगे कि तहसील कुंजर के इस क्रालवट के गाँव की शान है बनी हुई है। आइए बात करते हैं इनके लवाकिन से। इनके आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मुजम्मिल शकील है, किस तरह से यहाँ पर इन्होंने जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है पास किया है, और क्या खासियत है इसमें जो बाकी बच्चों में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले तो मुजम्मिल के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, आप कहीं पे भी देखिए इस जैसे बंदों का क्वालिफाई करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछले हफ्ते में नीट का जो रिज़ल्ट हुआ, सब में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन हमारे लिए ये नीट से भी बढ़कर है, क्योंकि ना बिना बोले बिना सुने इतना कुछ करना, ये इसके लिए फ़ख्र की बात। और इसमें सबसे अहम रोल इसके माँ बाप का, उनसे भी ज़्यादा इसके टीचर्स का, जो कि ये मोहम्मदिया हाई स्कूल कुंजर में पढ़ता था नर्सरी टू 10th, और उन टीचर्स का 10 साल तक इसको समझाना, इसका समझना, सबसे बड़ी बात यही है। और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ। सबसे मुबारकबादी के हकदार अगर हैं मोहम्मदिया स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल साहब, सब हजरात हैं। उसका नतीजा आज ये हुआ कि मुजम्मिल ने
अच्छे नंबरात के साथ कामयाबी हासिल की। तनवीर साहब, क्या मानते हैं जिस तरह से इस तरह के बच्चे होते हैं तो उनके लिए एक अलग स्कूल होता है, वहाँ के टीचर्स का बाज़ाब्ता एक रोल होता है, उनको सिखाना, इनको समझाना और इनको भी वो उनकी भाषा जो है समझ आती है। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एक मकामी स्कूल है, यहाँ पर निजी स्कूल है, तो उनके प्रिंसिपल से लेकर उनके स्टाफ तक किस तरह से वो योगदान पूरा रहा? क्योंकि आपने अभी कहा कि यानी कि पहली अव्वल जमात से लेकर 10वीं जमात तक सारा कुछ देखभाल उन्होंने किया। माँ बाप के भेद अगर कहेंगे तो इस पे जिम्मेदारी आती है वो स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर स्टाफ ने की। तो कौन सी दिक्कत है इसको आई? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि इनके लिए एक अलग इस टाइप के स्कूल्स होते हैं जहाँ पर इन जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, समझाया, और इनका वो भी समझते हैं। लेकिन इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि इन टीचर्स ने 10 साल तक इसका ख्याल रखा और इनका ये समझना, इसका उनका समझना और उनका इसको समझाना, सबसे बड़ी बात ये उनकी मेहनत आज रंग लाई कि मुज़म्मिल ने अच्छे नंबरात के साथ अपने गांव का नहीं बल्कि अपने इलाके का नाम रोशन किया। हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र यानी कि जस्ट लाइक इसने नीट क्वालिफाई किया, उससे भी बड़ी खुशी है हमारे घर में, क्योंकि मुज़म्मिल जैसा बिना बोले, बिना समझे सुने, कुछ भी ना करते हुए इतने अच्छे नंबरात के साथ बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके, जिन्होंने इस जैसे बच्चे को 10 साल तक समझाया और इसका समझा सब। जिस तरह मोहम्मदिया स्कूल के टीचर्स ने इसकी कामयाबी में अहम रोल अदा किया, मुझे यकीन है कि हायर सेकेंडरी में एडमिशन लिया है इन्होंने, वो टीचर्स भी इसकी देखभाल वैसे ही करेंगे जस्ट लाइक मोहम्मदिया हाई स्कूल, और ख़ासकर हमें उम्मीद भी है कि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, बिल आखिर हम मुज़म्मिल शकील बेग से ही ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इसने जो कामयाबी आज हासिल की 10वीं जमात में, अच्छे खासे मार्क्स लेकर इन्हें 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया है। और हम आपको ये बताता चले क्योंकि क़ुव्वत समाज से मारूम है, लेकिन इसके हौसले जो है वो यहाँ पर बिल्कुल हमें बुलंद नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अच्छी कामयाबी आज हासिल की और पूरे गांव में आज जो है जश्न का माहौल हमने देखा। तो इन्हीं से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बात तो नहीं कर पाए लेकिन कुछ तरबियती तौर ये दिखाएंगे आपको किस तरह से इन्होंने पूरा जो एग्ज़ाम पास किया और क्या रोल रहा उस स्कूल को, क्योंकि हम भी उस स्कूल को जिन्हें से इस मुकाम तक पहुँचा है उनको सलाम करते हैं, क्योंकि उनके टीचर्स का अच्छा इसमें योगदान रहा है। और सबसे पहले इसी से बात होगी। तो चलिए, बिल आखिर हमने यहाँ पर मुज़म्मिल से बात की, क्योंकि 10वीं जमात के हम बार बार ये कहें कि जिन उसातिज़ा साहिबान ने इसकी परवरिश आज तक, क्योंकि माँ बाप के भेद जो यहाँ पर इसका पालने वाला है वो इसके उसातिज़ा साहिबान है, और ये एक निजी स्कूल मोहम्मदिया हाई स्कूल कुंजर में इन्होंने तालीम जो है हासिल की है। और आज इन्होंने बिल आखिर 10वीं जमात का जो नताइज सामने आए उसमें अच्छे खासे मार्क्स लेकर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और मुज़म्मिल का ये भी कहना है कि इनका हौसला जो है वो यहाँ पर पस्त नहीं होगा। इशारों में ये कह रहा है कि इनका जो वालिद साहब है वो जम्मू कश्मीर पुलिस में बहसत इंस्पेक्टर काम कर रहा है, और इनका शौक है कि वो IPS तक करना चाहते हैं, आगे जाके यहाँ पर पूरे भारत में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं। लेकिन हमारी भी ये गुजारिश रहेंगे उन वालिदीन से जिनके बच्चे इसी तरह स्पेशल है, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ उस तरह का व्यवहार न करे, उन्हें भी इसी तरह उनका हौसला बुलंद रखे, ताकि वो भी आगे जाके उनका नाम रोशन कर सके। दीजिए अपने मेजबान इशफाक डार को इजाजत, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।